गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन बांदगी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार देव, लेक्चर बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है हमारा वीडियो नंबर 2 है एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर, जो आपका नया कोर्स लागू हुआ है उस पर। तो पाठ 1 चल रहा था जीवों में जनन। पिछले वीडियो में हमने वीडियो नंबर 1 में हमने आपको जीव के परिभाषा और जीवों में सजीवता के लक्षण, उसके बाद में हमने आपको ये बताया था कि जीवन अवधि क्या होती है, जीव की जीवन अवधि और उसके जीवन चक्र और उसकी मृत्यु के बारे में बताया था। तो उसमें तो सजीवता के लक्षणों में एक था वृद्धि और दूसरा था जनन। हालांकि काफ़ी सारे लक्षण हैं हमारे कोर्स में, क्या है, जीवों में जनन। तो अब हम पढ़ेंगे सजीवों में जनन के प्रकार। तो देखिए बेटा, सजीवों में मुख्यतः जनन 2 प्रकार का होता है, ध्यान देना। एक होता है अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक है आपका सजीवों में जनन के प्रकार। तो देखो, सजीवों में जनन मुख्यतया निम्न 2 प्रकार से होता है। पहला है बेटा, ध्यान देना, अलैंगिक जनन। इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल REPRODUCTION, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, SEXUAL, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, सजीवों में जनन के प्रकार। सजीवों में जनन मुख्य रूप से या मुख्यतया निम्न 2 प्रकार से होता है, या 2 प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन, इसे बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि उसकी, यदि इसका अलैंगिक जनन की बात करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, यदि इसका हम चार्ट बनाते हैं, जैसे देखिएगा, जनन, रिप्रोडक्शन REPRODUCTION। रिप्रोडक्शन मुख्यतया 2 प्रकार से होता है सजीवों में। इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, SEXUAL, रिप्रोडक्शन। ये पिछली बात बता दिए, चार्ट के रूप में बता रहे हैं इसको। इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ध्यान देना। इसमें देखिएगा, एक जीव, मतलब एकल जीव द्वारा प्रदत्त कोशिका से नई संतति की उत्पत्ति बिना अर्धसूत्री विभाजन एवं बिना निषेचन के होती है। तो क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। अब ध्यान देना आप, अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जंतुओं या निम्न विकसित जीवों में पाया जाता है, जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आदि। इसके बारे में लिखाऊंगा मैं अभी आपको, तो ध्यान देना। इसमें देखिएगा, ये एकल जनक या एक जीव या जनक, एक जीव द्वारा प्रदत्त कोशिका से क्या होती है, नई संतति की उत्पत्ति। नई
संतति। तो एकल जीव द्वारा प्रदत्त कोशिका, ये कोशिका होती है एक ही कोशिका, एकल जीव या एक जीव, ध्यान देना, किसके द्वारा, ना तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही निषेचन। तो आप देखिएगा ध्यान से, मान लीजिएगा ये एक जीव अनेक खंडों में टूट जाता है, ऐसे देखिएगा आप, ये अनेक खंडों में टूट जाता है, और प्रत्येक खंड यदि पुनरुद्भवन द्वारा, प्रत्येक खंड क्या करेगा, इन्हें बोलते हैं हम दैहिक खंड। क्या बोलेंगे इसको, दैहिक खंड। दैहिक खंड, एक जीव अनेक खंडों में टूट जाता है तो उसे बोलते हैं दैहिक खंड। यदि इस दैहिक खंड के पुनरुद्भवन, किसी भी एक खंड के पुनरुद्भवन द्वारा संपूर्ण जीव का निर्माण होता है तो क्या कहलाएगा, वो अलिंग जनन कहलाएगा। ये होता है पुनरुद्भवन। ये भी दो प्रकार से होती है, पुनरुद्ध, रीजेनरेशन। ये किस में होता है, प्राय जंतुओं में। एग्जाम्पल क्या है इसका, ये रीजेनेरेशन से बोलते हैं पुनर्भवन। एग्जाम्पल है इसका, ध्यान देना, जंतुओं में। जंतुओं में जैसे आप तारा मछली, स्टारफिश, प्लेनेरिया, जंतु में होता है ये मेनली। तारा मछली स्टारफिश होती है, और एक होता है प्लेनेरिया। ये प्लेट एलिमेंट्री सदस्य होता है एक। और दूसरा जो खंड होता है, यदि ये और यदि जैसे कोई शैवाल होता है तो उसमें क्या बोलेंगे हम, इसमें मतलब क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, छोटे शैवाल है, ब्रायोफाइटा टूट जाते हैं और पूरा टुकड़ा ही क्या बना लेता है, पूरे जीव का निर्माण कर लेता है, या तंतु का निर्माण कर लेता है, तो क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। जैसे हम जनन भी कहते हैं, कायिक जनन। ये किसमें होता है, एग्जाम्पल पादपों में। वेजिटेटिव, इसे बोलते VEGETATIVE, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल है, ये होता है पादपों में, निम्न श्रेणी के पादपों में। निम्न श्रेणी के पादपों में होता है ये। तो ये नई संतति की उत्पत्ति ऐसे हो जाती है, इसके द्वारा भी ध्यान देना। एक जीव अनेक खंडों में टूटा, ध्यान देना। यदि खंड जंतु के हैं तो वो पुनरुद्भवन द्वारा क्या बना लेगा, नई जीव की उत्पत्ति कर लेगा, जैसे स्टारफिश। और यदि खंड किसके हैं, शैवाल है, कोई शैवाल है, लाइकेन है, कवक के हैं, तो वो क्या बना, नई संतति भी बना लेगा। पूरा एक खंड मिलकर के अनेक खंडों में बांट दिया ये दैहिक खंड। अब आता है इसमें, ध्यान देना, मेनली होता क्या है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं होता है। तो क्या परिभाषा बनती है उसकी, अलैंगिक जनन की। क्या बनेगी, ध्यान देना, जनन की वह विधि जिसमें नई संतति की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा प्रदत्त कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन एवं बिना निषेचन के होती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिएगा लैंगिक जनन में, देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, एक ही प्रजाति के दो जनक, नर और मादा। जैसे मनुष्य में नर और मादा विभेद होते हैं दो, तो एक ही प्रजाति के दो जनकों या दो जीवों, तो इसमें देखिएगा ध्यान से, लैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही प्रजाति के दो जीव, या हम कह सकते हैं जनक, में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के द्वारा नई संतति की उत्पत्ति होती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, लैंगिक जनन कहते हैं। इनमें क्या होता है, दो जनक दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, नरजनक, ये कैसे होते हैं, द्विगुणित 2n, और दूसरा होता है मादा जनक, ये भी क्या होती है, 2n। इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और क्या बनते हैं, नरजनक से नरयुग्मक
और इससे वही अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और क्या बनेंगे, मादा युग्मक। ये क्या होते हैं, अगुणित, अगुणित। इनमें क्या होता है, दोनों में ध्यान देना, क्या होगा, निषेचन, और क्या बनेगी, नई संतति, नई संतति बनेगी, नई संतति जीव। तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनन की वह विधि जिसमें एक ही प्रजाति के दो जनकों द्वारा प्रदत्त युग्मकों के संलयन से नई जाति का निर्माण होता है या नई संतति का निर्माण होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान देना, इसमें क्या होता है, यहाँ पर नर जनक और मादा जनक दोनों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनेंगे, नर जनक के द्वारा नर युग्मक और मादा जनक के द्वारा मादा युग्मक। अब क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है, नर युग्मक का मादा युग्मक से क्या होता है, मिलना होता है, इसे क्या बोलते हैं, निषेचन। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और निषेचन क्रिया भी होती है और नई संतति की उत्पत्ति होती है। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे बारी बारी से। अब इसकी परिभाषा देखिए, हम अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा मैंने आपको एक चार्ट के द्वारा समझाया है, अब आप लैंग्वेज के रूप में देखिएगा इसको। देखिए ध्यान से, अब आता है आपके अलैंगिक जनन, पहली विधि, पहला प्रकार। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्या परिभाषा है इसकी, ध्यान देना। देखिए ध्यान से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें देखें ध्यान से परिभाषा, जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें नई संतति की उत्पत्ति। क्या है बेटा, जनन की वह विधि जिसमें नई संतति की उत्पत्ति, ध्यान देना, नई संतति की उत्पत्ति केवल एकल जीव, केवल एकल जीव या जनक द्वारा प्रदत्त कोशिका, केवल एकल जीव या जनक द्वारा प्रदत्त कोशिका, कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना अर्धसूत्री विभाजन एवं बिना निषेचन, बिना निषेचन के होती है, होती है, तो उसे, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो क्या परिभाषा है इसकी, ध्यान देना, जनन की मतलब परिभाषा, डेफिनेशन, ये एक परिभाषा के रूप में हमने इसको कैसे बताया है कि जनन की वह विधि जिसमें नई संतति की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, नई संतति की उत्पत्ति केवल एकल जीव द्वारा, केवल एकल जीव या एक जनक द्वारा प्रदत्त कोशिका, देने वाली कोशिका या दी जाने वाली कोशिका, प्रदत्त कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन,
कैसे? बिना अर्धसूत्री विभाजन एवं बिना निषेचन के होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान देना। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? ना तो कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही क्या होता है? निषेचन होता है। तो क्या कहलाती है ये? अलैंगिक जनन। अब देखिएगा इसकी विशेषताएं क्या है अलैंगिक जनन की। तो ध्यान देना, अलैंगिक जनन की विशेषताओं में हम आपको बताएंगे कि परिभाषा के अनुसार क्या था? एकल जीव, अर्थात अलैंगिक जनन क्या होता है? एकल जनकीय होता है, मतलब एक जनकीय होता है। तो देखिए ध्यान से विशेषताएं, अलैंगिक जनन की विशेषताएं। अगला टॉपिक है आपका इसमें अलैंगिक जनन की विशेषताएं। अब इसकी क्या विशेषताएं होती हैं देखिएगा। अलैंगिक जनन की विशेषताएं, पहली ध्यान देना, अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें केवल एक जनक के द्वारा कोशिका प्रदान की जाती है, जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही निषेचन होता है। अब देखिएगा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है, अर्थात इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। ध्यान देना, अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है, अर्थात इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। ध्यान देना। दूसरी इसकी क्या विशेषता है? देखिए ध्यान से, इसमें युग्मकों का निर्माण एवं उनका संलयन नहीं होता है। तो देखिएगा इसमें युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का संलयन नहीं होता है। क्या होता है बेटा? ना तो युग्मकों का निर्माण होता है और ना ही युग्मकों का संलयन होता है। ध्यान देना, ना तो युग्मकों का निर्माण होता है और ना ही युग्मकों का संलयन होता है। अब आती है तीसरी विशेषता, क्या है इसकी? ध्यान देना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन भी नहीं होता है। तो देखो इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन नहीं होता है। ध्यान देना भाई, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो युग्मकों का निर्माण होगा और निषेचन क्या होता है? युग्मकों का संलयन होता है। तो ना तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना ही निषेचन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, वह विभाजन जिसमें, कौन सा विभाजन? वह विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। ध्यान देना आप। तो अर्ध माने आधा, आदि, सूत्र माने गुणसूत्र विभाजन। तो ऐसा विभाजन या वह विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका या जनक कोशिका से आधी रह जाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को, संयोजन को या मिलने को या युग्मन को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। ये हो गई इस बात। अब प्रश्न उठता है तीसरी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता, सॉरी। तो पहली विशेषता क्या हुई कि अलैंगिक जनन एक जन की होता है, अर्थात इसमें केवल एक जनक ही भाग लेता है। दूसरी क्या है? युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का संलयन नहीं होता है।
अर्थात इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निषण भी नहीं होता है। चौथी विषय देखिएगा, इसमें सभी विभाजन कैसे होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। इसमें सभी विभाजन समसूत्री विभाजन होते हैं। तो ध्यान देना बेटा, अलैंगिक जनन में सभी विभाजन क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में, अर्थात बनने वाली पुत्री कोशिकाएं विभाजन के द्वारा क्या बनती हैं? पुत्री कोशिका बनती हैं। तो ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। क्या होती है? मात्र कोशिका या जनक कोशिका के समान होती है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। ध्यान देना। अब कैसे हो गया? इसमें सारे विभाजन क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। पांचवी जो विशेषता है, ध्यान देना, पांचवी विशेषता है, तो अलैंगिक जनन सामान्यतः क्या होता है? अलैंगिक जनन सामान्यतः निम्न विकसित जीवों या निम्न श्रेणी के जीवों में ही पाया जाता है। जैसे शैवाल, जीवाणु लीजिए आप सबसे पहले। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जीवाणु, शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आदि में पाया जाता है। तो पांचवी विशेषता क्या होती है इसकी बेटा? देखिए, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जीवों, या हम ये भी कह सकते हैं निम्न विकसित जीवों, निम्न विकसित जीवों में पाया जाता है। निम्न विकसित जीवों में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, जैसे जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स आदि। तो क्या होता है बेटा कि अलैंगिक जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जीवों या निम्न विकसित जीवों में ही पाया जाता है। जैसे जीवाणु है, शैवाल है, कवक है, लाइकेन है। क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, कवक है, लाइकेन है और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आदि में ही पाया जाता है। अब आता है छठी विशेषता कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्या कहते हैं? क्लोन। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, बोर्ड के पेपर में। क्लोन किसे कहते हैं? ध्यान देना। इसकी जो अगली विशेषता है छठवीं, देखिए, छठवीं जो विशेषता है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को, क्लोन, CLONE, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लोन? ध्यान देना, क्योंकि ये संततियां
क्लोन कहते हैं, क्योंकि ये संततियां क्या होती हैं? आकारिकीय एवं आनुवांशिक रूप से अपने जनक के एकदम समान होती हैं। क्योंकि ये संततियां आकारिकीय एवं आनुवांशिक रूप से, कैसे? आकारिकीय एवं आनुवांशिक रूप से एकदम अपने जनक के समान होती हैं। कैसी होती हैं? आकारिकीय में आनुवांशिक रूप से अपने जनक के एकदम समान होती हैं। इसको यूँ कर लीजिएगा, आकारिकीय एवं आनुवांशिक रूप से अपने जनक के, यूँ करो इसको, आनुवांशिक रूप से अपने जनक के एकदम समान होती हैं, बिल्कुल हुबहू होती हैं। तो क्या होती हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां, जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संततियां उत्पन्न होती हैं, वो क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती हैं, ध्यान दीजिएगा। और क्लोन क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इनमें अर्धसूत्री वजन और निषण नहीं होता है, विभिन्नताएं नहीं आती हैं। तो क्या होती हैं? ये आकारिकीय या संरचनात्मक एवं आनुवांशिक रूप से अपने जनक के एकदम समान होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि वास्तव में क्लोन क्या है? तो डालें आप हेडिंग क्लोन, CLONE, क्लोन या क्लोनिंग, ध्यान देना। तो प्रश्न आया था एक बार बोर्ड में कि आकारिकीय एवं आनुवांशिक रूप से उत्पन्न संततियों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इस प्रश्न आया था बोर्ड में 1 नंबर का। तो देखिए क्या क्लोन क्या है? आकारिकीय हम ये भी कह सकते हैं संरचनात्मक, आकारिकीय एवं संरचनात्मक एवं आनुवांशिक, आकारिकीय एवं आनुवांशिक रूप से समान संततियों को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आकारिकीय एवं आनुवांशिक रूप से एक समान संततियों या जीवों, इनको हम जीवों भी कह सकते हैं, संततियों या जीवों को क्लोन कहते हैं। और क्लोन बनने की जो क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग निर्माण किसके द्वारा होता है? क्लोन बनने की क्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। तो देखिएगा ये कुछ अलैंगिक जनन की विशेषताएं थी। इसके बाद में आपको आती है अलैंगिक जनन की विधियां, कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अर्थात निम्न श्रेणी के जीवों में अपने आप ने कौन कौन सी संतान उत्पन्न करने की विधियां विकसित की हैं। तो देखिएगा अब आती है अलैंगिक जनन की विधियां। तो इसकी विशेषताएं थी जो आपको लैंगिक जनन से अंतर करने में सहायक होंगी। ध्यान देना, लैंगिक जनन के बारे में आगे बताएंगे हम आपको, पहले इनकी विधियों के बारे में देख लें। अलैंगिक जनन की विधियां, तो टॉपिक डालें आप अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां,
तो कौन कौन सी विधियों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो देखिएगा, वैसे तो जो अलैंगिक जनन होता है वो निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है और इन जीवों ने अपने आप को प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया है। ध्यान देना, अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती हैं वो बहुत संख्या में उत्पन्न होती हैं, अनेक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो जीव प्रकृति में संघर्ष करता है वही जीवित रहता है, अकॉर्डिंग डार्विन के अनुसार। तो इसमें बहुत सारी विधियाँ हैं। सबसे पहले आती हैं, आपको एक बार इनका देख लें हम। सबसे पहले जो विधि है वो आती है विखंडन। विखंडन इसे बोलते हैं फिशन, बाय फिशन, विखंडन द्वारा, FISSION, विखंडन। विखंडन दो प्रकार से होता है, ध्यान देना। कौन कौन से? एक होता है द्विखंडन। कौन सा होगा? द्विखंडन। या हम इसको ये भी कह सकते हैं द्विभाजन। द्विभाजन, विखंडन या द्विभाजन, इसे बोलेंगे बाइनरी फिशन इंग्लिश में, बाइनरी फिशन। और एक होता है बहुखंडन। बहुखंडन इसे बोलते हैं मल्टीपल फिशन, MULT, मल्टीपल फिशन, FISSION, मल्टीपल फिशन। तो देखिएगा, ये जो द्विखंडन है इसमें क्या होता है कि एक कोश के जीव, ध्यान देना, ये सामान्यतः एक कोश के जीव में पाया जाता है। एक जीव अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, जीवाणु। तो इनमें क्या पाया जाता है? ये सीधे सीधे क्या होती है, जो एक कोशिका होती है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, ध्यान देना। तो विखंडन वास्तव में होता क्या है? ये विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव सीधे कोशिका विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जब दो कोशिकाओं में विभाजित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? द्विखंडन या द्विभाजन। और जब दो से अधिक कोशिका में विभाजित होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? बहुखंडन। ये अनुकूल परिस्थितियों होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसके बाद थोड़ा आगे बताएंगे। लेकिन जो द्विखंडन होता है वो पुनः विभाजन तल के आधार पर 4 प्रकार का होता है, ध्यान देना। पुनः कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है विभाजन तल के आधार पर। क्या है? विभाजन तल के आधार पर। विभाजन तल के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। क्या? द्विखंडन या द्विभाजन। पहला आता है साधारण द्विभाजन, सामान्य या साधारण द्विभाजन। इसमें क्या होता है? एक कोश के जीव सीधे या एक कोशिकीय एक कोशिका सीधे ही दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये किसमें होता है? मेनली एग्जाम्पल देखो आप, अमीबा। अमीबा के अंदर होता है। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब आता है दूसरा, आ जाता है आपको अनुदैर्ध्य द्विभाजन। अनुदैर्ध्य या हम इसे लंबवत भी कह सकते हैं। अनुदैर्ध्य द्विभाजन, द्विभाजन। इसका एग्जाम्पल है युगलिना। युगलिना में होता है ये अनुदैर्ध्य द्विभाजन। अब आता है तीसरा, अनुप्रस्थ द्विभाजन। अनुप्रस्थ
द्विविभाजन, इसमें क्या आता है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा पैरामीशियम, स्लीपर एनिमल क्यों बोलते हैं इसको, पैरामीशियम में होता है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। और चौथे प्रकार का जो है तिर्यक विभाजन, तिर्यक द्विभाजन, इसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स। इसमें कैसा होता है, तिर्यक रूप से द्विविभाजन होता है, तिरछा। तो आप देखिएगा तो द्विविभाजन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या गोनियोलेक्स या जीवाणु की जो एक कोशिका होती है, एक कोशिका जीव में होता है, वो सीधे सीधे दो भागों में विभाजन हो जाती है, ध्यान देना। अब वो विभाजन तल यदि साधारण है सीधे दो भागों में, और यदि अनुदैर्ध्य लंबवत है, यदि विभाजन का तल लंबवत है तो वो क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विभाजन जैसे यूग्लिना में होता है। और यदि अनुप्रस्थ है तो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा जैसे पैरामीशियम के अंदर, और तिर्यक विभाजन गोनियोलेक्स के अंदर होता है। अब आता है बहुखंडन। इसमें क्या होता है, ध्यान देना कि बहुखंडन द्विविभाजन जो होता है वो प्लाज्मोडियम, सुना होगा आपने नाम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ के स्पोरोजोआ वर्ग का जीव होता है, जो मानव में मलेरिया रोग फैलाता है। इसकी 4 जातियाँ पाई जाती हैं, जो प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है, मलेरिया रोग, इसका वाहक होता है मादा एनोफेलिस मच्छर। तो ये क्या होता है, विभाजन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जैसे अमीबा में भी होता है ये। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे इसके, ध्यान देना, आपका एग्जाम्पल जाएंगे प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और अमीबा। एग्जाम्पल देखो इसके, प्लाज्मोडियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम, अमीबा और यूलोथ्रिक्स, सेवालेलो एवं यूलोथ्रिक्स एवं यूलोथ्रिक्स आदि में होता है ये। तो ये हो गया एक विखंडन, ध्यान देना, विखंडन के द्वारा। अब जो इसकी जो दूसरी विधि आती है, पहली विधि हो गई, दूसरी विधि आती है इसकी खंडन। इसे बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, FRAGMENTATION, बाय फ्रेगमेंटेशन। इसके द्वारा खंडन, इसमें तंतुनुमा शैवाल जैसे स्पायरोगायरा और कवक में होता है ये। इसका एग्जाम्पल है, ध्यान देना, एग्जाम्पल तंतु नुमा शैवाल जैसे स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में होता है ये। और दूसरा एग्जाम्पल है आपको मिल जाएगा इसमें कवक आदि, कवक आदि। तो इसमें क्या होता है कि जो तंतुनुमा शैवाल होता है स्पायरोगायरा, यह सड़ गल या कटफट के द्वारा क्या हो जाता है, टूट जाता है, मतलब विखंडन हो जाता है, और प्रत्येक तंतु जिसमें केंद्रक होता है वो नया तंतु का निर्माण कर लेता है। तो ये विधि किस में पाई जाती है, तंतुनुमा शैवाल, स्पायरोगायरा और कवकों में पाई जाती है। तीसरा जो एलेंगी जनन की विधियाँ है वो है आपके मुकुलन। कौन रह जाएगी, मुकुलन, बडिंग, बडिंग बोलते हैं उसको। बडिंग द्वारा एलेंगी जनन किस्म होता है, हाइड्रा, यीस्ट आदि कवकों में होता है। तो हाइड्रा क्या होता है, जंतु होता है, जबकि यीस्ट कवक होता है। तो आप देखिएगा तीसरा जो विधि है इसकी वो होती है मुकुलन, मुकुलन, बडिंग, BUDDING, बडिंग, बडिंग द्वारा, मुकुलन के द्वारा। तो ये जनन किस्म होता है, ध्यान देना, हाइड्रा, यीस्ट और राइजोपस। एग्जाम्पल है इसके
हाइड्रा, यीस्ट और राइजोपस आदि में होता है ये। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। तो ध्यान देना, एलैंगी जनन की यह विधि हाइड्रा, यीस्ट और किस में होती है? राइजोपस में होती है। अर्थात इसमें कलिका का निर्माण होता है, जिसे बर्ड्स बोलते हैं। यह कलिका अपने जनक हाइड्रा या यीस्ट से अलग होकर के नया जीव बना लेती है सीधे सीधे। चौथी जो विधि है इसकी, वो आ जाती है आपको जेम्यूल और जेमाकप। जेम्यूल और जेमाकप, ये होती है आपके, ध्यान देना, जेम्यूल तो पाई जाती है स्पंजों में, पॉलीफेरा संघ के सदस्य होते हैं स्पंजों में, और जेमाकप पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में जेमाकपों का निर्माण होता है, जैसे लिवरवर्ट और मार्केंसिया। इसके अंदर आ जाएंगे आपको लिवरवर्ट और मार्केंसिया, इनमें होती है ये विधि, जेम्यूल और जेमाकप। अब आती है आपको पांचवी है कॉनिडिया द्वारा। कॉनिडिया ये होता है पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम नामक कवक में होता है। अब आता है छठी है चल बीजाणुओं द्वारा। चल बीजाणुओं द्वारा ये किस्म होता है क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक कोश के सवाल होता है। अब आती है पुनरुद्भवन, सातवीं पुनरुद्भवन, ये होता है तारा मछली प्लेनेरिया, तारा मछली प्लेनेरिया आदि में। लास्ट जो है आपको कायिक प्रवर्धन, आठवीं है कायिक प्रवर्ध द्वारा पादपों में। तो ये आपको एलैंगी जनन की विधियां थी। इसी के साथ ही ये एलैंगी जनन का टॉपिक आपका समाप्त होता है, और इसकी विधियों के बारे में, एक एक के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।